हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को भी बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे सीएपीएफ के पेपर 2 के लिए जितनी भी पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। पर डे बेसिस पे हम कोशिश कर रहे थे कि एक दिन में एक क्वेश्चन को किया जाए। तो उस सीरीज में हम ऑलरेडी जो आर्गुमेंट के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे का एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। अब इस सीरीज का जो मेरा उद्देश्य है उसके में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन के बारे में जीरो से सोचें। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है, कैसे इंट्रो लिखें, कैसे मतलब कि मेन बॉडी लिखें, कैसे कंक्लूजन लिखें ना, तो उनको वो चीज़ सिखाने का मेरा ये उद्देश्य है। तो इस वीडियो की सीरीज में मैं आपको यही चीज़ें बताना चाहूँगा कि बेसिक एकदम जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता उसको कैसे वो चीज़ों को करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये बोल रहे हैं कमेंट में कि सर आप ना इसका डेली बेसिस पे वीडियो डालिए। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरी तो खूब इच्छा है कि मैं उन वीडियो को पब्लिश करूँ, लेकिन बात ये है कि उन पे ना तो उतने व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही उतना वॉच टाइम आ रहा है। जैसे चलो व्यूज़ कम आए, 4, 5, 10 जितने बच्चे हैं वो भी अगर उसको ढंग से देख रहे हो तब भी मेरा मतलब मोटिवेशन बने कि हाँ उन वीडियो को डालना चाहिए। तो वो क्या हो रहा है कि उनमें वॉच टाइम भी नहीं है, तो इस वजह से क्या है, डिमोटिवेशन पैदा होता है और ना ही उतने लाइक्स मिलते हैं। जैसे 40 व्यूज़ हैं, 50 व्यूज़ है, तो उतने अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक्स करें। अगर वो लाइक्स नहीं करेंगे तो मैं यही समझूंगा कि उनको पसंद नहीं आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा है तो फिर वो डिमोटिवेट करता है कि यार उतने बड़े पैमाने पे मैं वीडियो डालूँ। अगर आप पसंद करेंगे, आप डिमांड करेंगे तो ही मैं उस काम को करना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं भी उस प्रोसेस में हूँ, मेरा भी टाइम लगता है इन वीडियो बनाने में। तो अगर आप डिमांड करेंगे, आप लाइक करोगे तो फिर मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, नहीं तो फिर इतना मोटिवेशन मेरे अंदर भी आएगा नहीं। ठीक, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। सीधे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि पेपर 2 का सीरीज़ हमारा चल रहा है, उसके बाद मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन और दी थी कि इस प्रोग्राम में पर डे एक दिन में क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। अब देखो, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो इसने जो पहला कीवर्ड है वो क्या है, ग्लोबल पीस, कि ग्लोबल पीस की बात कर रहा है। दूसरी बात कर रहा है नेशनल डिफेंस बजट की। अब यहाँ पे एक हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सिर्फ नेशनल डिफेंस, नेशनल लिख के छोड़ दिया, इंडिया नहीं लिखा यहाँ पे। अगर इंडिया लिखते तो हम प्योरली उसमें एकदम डाउट ही नहीं रहता हमारे अंदर कि नहीं इंडिया के जो पर्सपेक्टिव से पूछा हुआ है। नेशनल लिखने से थोड़ा सा डार्क जोन बन गया, लेकिन हम ऐसा अजम्प्ट करके चल रहे हैं कि वो नेशनल हमारे नेशन की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही देने की कोशिश करें। ठीक, तो अब जब हमने ये समझ लिया कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, कि नेशनल पीस की डिमांड कर रहा है कि भाई जो जो ग्लोबल पीस है उसको मेंटेन करने में कैसे नेशनल जो बजट है, डिफेंस बजट है, वो कैसे हेल्पफुल होता है या फिर कैसे हिंडर करता है। तो ये पूछ रहा है एक तरीके से, बोला कि ये कैसे बढ़ावा देता है ग्लोबल पीस को डिफेंस बजट, या फिर कैसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये दोनों चीज पूछ ली एक तरीके उसने कि नेशनल डिफेंस बजट ग्लोबल पीस के लिए क्या क्या चैलेंजेस प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, या फिर कैसे ये बेनिफिट कर रहा है ग्लोबल पीस को। तो ये क्वेश्चन उसने पूछने की कोशिश की कि भाई उसने इनडायरेक्टली चैलेंजेस और बेनिफिट के बारे में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे आप तो वो यही चीज़ों को पूछता है कि क्या चैलेंजेस है, क्या बेनिफिट है। ठीक, तो इसमें भी यही चीज़ पूछा। तो सबसे पहले हमारा काम बनेगा कि एक इंट्रो बनाना। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन जिस टाइप का है उस टाइप के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन हम किस टाइप का बना सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन में जो बेस्ट इंट्रोडक्शन होगा कि हम एक तरीके से बताएं कि कैसे मतलब कि ये स्टार्ट करें कि भैया ये ग्लोबल पीस जो है वो चीज़ क्या है ना। सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि ग्लोबल पीस को डिफाइन करते हुए ना, कि ऐसा बोल सकते हैं कि ग्लोबल पीस को डिफाइन कर दो, कुछ नहीं आता है तो आपको। अगर ग्लोबल पीस को डिफाइन नहीं करना तो आप क्या करोगे, ग्लोबल पीस की इंपॉर्टेंस बता दो कि हर कंट्री के लिए ग्लोबल पीस क्यों इंपॉर्टेंट है, कि हर कंट्री का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि सारी दुनिया सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सब एक दूसरे का सम्मान करें, ये एक दूसरे की भावनाओं को आहत ना पहुंचाए, सब एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ रहे, यही ह्यूमैनिटी का पार्ट है। तो उस तरीके से तुम बता दो कि ग्लोबल पीस इसलिए इंपॉर्टेंट है। और फिर या फिर तुम ऐसा बता सकते हो कि भाई ये नहीं बता पा रहे तो ग्लोबल पीस की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो। दूसरा शुरू कर सकते हो तुम भाई ग्लोबल पीस के लिए इंपॉर्टेंस बता दो उसकी। ठीक, इंपॉर्टेंस बताते हुए शुरू कर सकते हो। तीसरा तरीका तुम एक यूज ये कर सकते हो कि तुम बोल सकते हो कि इस समय ना वार्स का युग चल रहा है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है। मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, मिडिल ईस्ट में किन के बीच में वार चल रहा है, तो इजराइल का वार चल रहा है, या फिर जहाँ जहाँ जैसे यूक्रेन का वार चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। तो उस
प्रॉब्लम को बताते हो तुम बताओ कि यार ये सब नहीं होना चाहिए, हमें ग्लोबल पीस की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेजर रोल प्ले करती हैं, उस टाइप से फिर हम शुरू करते हो, फिर लिखना चालू करेंगे कि भाई नेशनल डिफेंस बजट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम जैसे ये हमने बताया कि भाई किस किस तरीके से इंट्रो लिख सकते हैं, तो फिर हम उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हुए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर बोलेंगे कि नेशनल डिफेंस बजट है ना, वो कैसे हेल्पफुल करता है ग्लोबल पीस में। डिफेंस बजट का रोल बताएंगे, भाई ये डिफेंस बजट है तो ये क्या है और कैसे ये इंक्रीज कर रहा है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, इसकी इंपॉर्टेंस हम बताएंगे अपने लिए। जब हमने ये सब चीज़ें बताएंगे तो फिर हम बताएंगे कि इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं ग्लोबल पीस के लिए। ठीक, अब इसी चैलेंजेस के दौर में हम जो भी बातें लिख रहे होंगे उसके पीछे पीछे दो दो लाइन में हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं इन चैलेंजेस को कैटर करने के लिए, हम क्या ग्लोबल पीस को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा भी कर लेंगे हम इस टाइप से। और कंक्लूजन वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे कि हमें दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि देखो किसी भी देश का जो नेशनल डिफेंस बजट होता है तो वो ऐसा मन नहीं कर रहा है उसका कि भाई हम हथियारें खरीदें, उसकी ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नेशनल डिफेंस बजट भी ज़रूरी है, साथ ही साथ हमें ग्लोबल पीस के लिए कुछ कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, जैसे कि भाई बहुत सारे जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, SCO है, ब्रिक्स है या UN है, UN सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जाके लोगों के बीच में कॉपरेशन की बात होनी चाहिए, इन्वायरमेंट की बात होनी चाहिए, पीस की बात होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी की बात होनी चाहिए ना, ये सब बातें होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए भी इंडिया बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। ये बातों को लिखते हुए हम कंक्लूड करेंगे। तो कुछ कुछ इस टाइप से हम फॉर्मेट रखेंगे, है ना, ये कुछ मैंने आपको फॉर्मेट टाइप का बताया। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया कि इसके लिए एक मोटा मोटी आंसर हम कैसे लिख सकते थे। तो इस बार मैंने क्या किया है कि सिंपली मैंने पेजेस पे लिखने की कोशिश की है। मैं ये बोल दूं ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को संशोधन करके आप कर सकते हो। ये मैंने एकदम बेसिक आंसर लिखा है कि एकदम नॉर्मल लेवल पे क्या आंसर हम लिख सकते थे ना, जैसे कोई भी व्यक्ति एकदम से इससे कनेक्ट कर ले, हाँ ये बातें हो सकती थी, तो वो बातों को मैंने लिख के यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है। उससे पहले आप ये देखो कि जो वहाँ पे एग्जाम होगा, एग्जाम में इस टाइप की आपको शीट मिलेगी, जो शीटें मिलेगी ना इसी टाइप की मिलेंगी, जिसके दोनों साइड यहाँ पे क्या होगी, स्पेस होगी। यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं होता, देखो दोनों साइड यहाँ पे स्पेस होगी। अभी अप साइड में स्पेस नहीं होती है, ठीक है। तो मैं भी आपको क्या राय देना चाहूंगा कि इसी टाइप के पेपर्स पे आप ना प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, है ना। लाइन वाले पेपरों को आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको वो नहीं मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, इसी टाइप के पेपरों पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जैसे जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करो, पहले लिख लो। आपने लिखा ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। अब आपको क्या करना है कि इस पूरी की पूरी चीज को किससे लिखना था, ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से लिख के ऐसे करके मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक। अब सीधे हम जंप करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कैसे, हमने क्या किया, हमने लिखा ग्लोबल पीस इज अ क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव फॉर नेशंस वर्ल्ड वाइड। तो क्या बोला, देखो हमने उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि हर कंट्री के ना जितने भी नेशंस हैं उनका ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्लोबल पीस, ठीक। फिर उसके बाद लिखा एज इट फोस्टर स्टेबिलिटी कोऑपरेशन एंड प्रोस्पेरिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा देता है, ये क्या करता है, एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है। उन बातों को लिखा हमने, ठीक। एक तरीके से हमने बताया ये अल्टीमेट गोल भी इंपॉर्टेंस, इस टाइप से हमने बता के फिर उसके बाद आगे बढ़े। इन दिस कॉन्टेक्स्ट नेशनल डिफेंस बजट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अब तो हमने वो बोला कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बोला कि हमने बोला नहीं इस काम में ना नेशनल डिफेंस बजट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद लिखते हुए हमने बोला रिफ्लेक्टिंग कंट्रीज कमिटमेंट टू सेफ गार्डिंग इट्स सोवरेनिटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब देखो नेशनल डिफेंस बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो कंट्री है उसकी सोवरेनिटी को सिक्योर करने में तो हेल्प करता ही करता है, साथ ही ग्लोबल जो स्टेबलाइजमेंट है, इंटरनेशनल लॉस है उनको लागू करवाने में या फिर इंटरनेशनल इश्यूज है उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। तो जस्ट इंट्रो में मैंने ये 2-3 बातें लिखी। उसके बाद मेरे पास एक जो डाटा था 2024 का, मुझे पता था कि भाई 2024 में डिफेंस बजट कितना था। तो एज ऑफ 2024 इंडियाज डिफेंस बजट एट अप्रॉक्स 6.2 लाख करोड़, इतना हमारा बजट था। मेरे पास सिर्फ यही डाटा था, तो मैंने सिंपली बेसिक वो डाटा को लिख दिया, है ना। मेकिंग इट थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली। तो ये हम जनरली पढ़ते हैं कि सिप्री की रिपोर्ट आती है उसमें बोलते हैं कि जो सब तीसरे नंबर पे हम सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं डिफेंस बजट में। पहले नंबर पे कौन कर रहा है, यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे फिर हमने वो लिख भी दिया, फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना, ठीक। ऐसी बातें हमने लिखी। फिर उसके बाद हमने शुरू कर दिया, ये हमारा इंट्रो पार्ट हो गया। उसके बाद हमने सीधे क्या कर दिया, ऐसे को स्टार्ट कर दिया, आगे बढ़ाना चालू किया। अब देखते हैं The Indian national defense budget had witnessed a steady increase over the past few decades। तो हमने क्या बोला कि हमारे जो डिफेंस बजट है वो कुछ समय से इंक्रीज कर रहा है ना। तो वो फिर हमने बोला कि भाई ये इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज क्यों कर रहा है, वो कारण बताया हमने। दिस सर्ज इन द मिलिट्री स्पेंडिंग इज प्राइमरीली ड्राइवन बाई
कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स। तो हमने बोला कि जो डिफेंस में हमारी स्पेंडिंग बढ़ रही है उसके कारण ना बड़े कॉम्प्लेक्स रीजन है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स रीजन, फिर मैंने बोला कि भाई ये पृष्ठभूमि हमने बना दी, एक तरीके से क्या क्या बैकग्राउंड बना दी कि अच्छा अब हम मेन बातें जो हम लिखना चाहते हैं वो लिखना चालू करेंगे। फिर हमने क्या बनाया, इंक्लूडिंग, उसके बाद नेक्स्ट सीधे पॉइंट पे जंप करना स्टार्ट कर दिया हमने। देखो कि सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो हमारा था बॉर्डर डिस्प्यूट, सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हमारी डिफेंस बजट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, है ना, तो उस वजह से हमें क्या है, निरंतर हमें अपने डिफेंस को बजट को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो एरिया ऐसा टफ टेरेन है, तो वहाँ पे बॉर्डर गार्डिंग करना या फिर कि अपने जितनी भी कंट्री के इशूज हैं उन सबको कैटर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस पर्सनल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमने क्या किया कि बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हमें डिफेंस बजट इंक्रीज करना। फिर हमने उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, कैसे लिखा, इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान, सिंपल। फिर उसके बाद विथ होम इट हैज़ बीन लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, तो हमने बोला उनके साथ हमारे क्या है कि लंबे समय से जो भूमि विवाद है ना, लैंड जो बॉर्डर के विवाद है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स उनके साथ लंबे समय से हमारे चल रहे हैं, इन बातों को लिखा। फिर हमने बोला दिस अनसॉल्व्ड इशू पोज सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट, है ना, वो हमारे सामने बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स को पैदा करते हैं और उन्हीं सिक्योरिटी थ्रेट्स को पूरा करने के लिए हमें एक अच्छी मिलिट्री होना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें एक अच्छा खर्चा करना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही आपने बॉर्डर्स की बात की ना, तो आप सबको एक बात क्लियर है कि यार मैंने बॉर्डर्स की बात तो कर दी, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के ये बता दूं कि ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे ये चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, इस एरिया में ये लगता है, या फिर इस एरिया में हमारा ये इशू है, तो हमने क्या किया कि एक मैप बनाया। तो जैसे देखो ये रेड वाले लाइन से मैंने क्या कर दिया, इधर दिखा दिया, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान का एरिया है, ठीक, कौन सा एरिया, ये पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है यहाँ पे, ठीक। और एक और कदम आगे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं कि भैया जैसे यहाँ पे एलओसी लगता है तो एलओसी बता दिया। अब ये चाइना के साथ जो एरिया बॉर्डर हमने बोला यहाँ पे एलएसी लगता है ना, तो हमने क्या किया एक तरीके से बॉर्डर भी बता दिया और साथ ही साथ में इधर भी बताया कि भाई बांग्लादेश के साथ क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के लैंड की क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने इधर एक म्यांमार के साथ भी बता दिया कि भाई म्यांमार के साथ भी हमारे इश्यूज हैं, पोरस बॉर्डर है, इधर उधर से लोग आते जाते रहते हैं, उस वजह से टेररिज्म वगैरह में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से हमने वो दिखा भी दिया, इससे क्या एग्जामिनर को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि इस व्यक्ति को ना उस एरिया के बारे में भी नॉलेज है, उसको पता है कि अच्छा वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आप एक मैप इंडिया को तो तैयार करके रख लीजिए, इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी से आए, टेररिज्म से, कोई से भी आए, मैप को मौका लगे बना देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि राइजिंग रीजनल टेंशन, तो हमने बोला कि भाई जो रीजनल टेंशन है ना, जितनी भी रीजनल टेंशन राइज हो रही है उसकी वजह से और इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारी जो मिलिट्री है वो मजबूत होनी चाहिए। अब रीजनल टेंशन कैसे, जैसे साउथ चाइना सी में देखो वो चाइना क्या कर रहा है, अपना रोल बढ़ा रहा है ना, और क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट तक वो आ गया, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट उन्होंने डेवलप किया, अब वहाँ डेवलप मतलब कि भारत के पड़ोस में आके बैठ गया, तो इसलिए हमारे लिए भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करें, बढ़ चढ़ के अपनी मिलिट्री पे खर्च करें ताकि वो मजबूत हो, है ना। खासकर नेवी की स्पेंडिंग में कुछ समय में हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी पे बड़ा खर्चा किया जाने लगा है। उसका बड़ा कारण यही है कि चाइना क्या कर रहा है ना, एक पॉलिसी को फॉलो कर रहा है ना, पर्ल ऑफ जो पल्स वाली थ्योरी है उसको फॉलो कर रहा है, उसके जरिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इंडिया के जो नेवल्स हैं उनको किस तरीके से इंडिया को ब्लॉक किया जाए, है ना। उसी के जरिए वो ग्वादर में बनाया उसने, श्रीलंका में हम्बनटोटा बनाया, है ना, सितवे बंदरगाह बनाया म्यांमार में, तो इस टाइप से वो क्या कर रहा है, पोर्ट्स बना के एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले बांग्लादेश में भी आने की वो कोशिश कर रहा था, इस टाइप की कोशिश वो निरंतर कर रहा है, ठीक। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन दी, तो वो रीजनल टेंशन के चलते भी हमें मिलिट्री एक्सपेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, ये बातें लिखी हमने। The geopolitical landscape of Asia has become increasingly volatile, with rise of China as a regional power and the resurgence of old rivalries। क्योंकि हमारा चाइना के साथ इश्यूज है तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी तरीके से हम अपने जो मिलिट्री स्पेंडिंग है, मिलिट्री को मजबूत करने पे काम करें। फिर हमने ये लिखा क्यों, क्योंकि मिलिट्री एक डेटरेंट के तौर पर काम करती है। फिर नेक्स्ट फिर हमने देखा टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस इन रीजन, अपने इंटरेस्ट को, जैसे हिंद महासागर में है ना, इंडियन ओशियन में हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा फिर उसके बाद आता है कि नॉन स्टेट एक्टर, कि हमें स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की जरूरत, डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसका भी एक बड़ा इशू है, उससे निपटने के लिए नए टाइप के हमें बहुत ज़्यादा लैंड फोर्स की लगती है, जो हमें बहुत ज़्यादा मतलब मैन पावर की आवश्यकता होती है, इस वजह से हमें उसमें भी एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक। उसके बाद फिर था न्यू एरा ऑफ वॉर। अब देखो ये बात, ट्रेडिशनली जो युद्ध लड़े जाते थे वो क्या था कि एक मैन था, सोल्जर था, सोल्जर टू सोल्जर फाइटिंग होती थी, गन के साथ हो गई, पहले तलवारों से होती थी, फिर गन पे शिफ्ट हो गया, फिर मिसाइल्स आई,
ऐसे चीज़ें बढ़ती गई, रॉकेट्स आई, मिसाइल्स आई, टैंक्स आई। लेकिन आज के टाइम पे ना जो वॉर है ना, वॉर का जो स्वरूप है एकदम से बदल गया है, क्योंकि आज के टाइम पे बड़े लेवल पे क्या वॉर हो रहा है, साइबर वॉर हो रहा है। कौन सा वॉर हो रहा है? साइबर वॉर हो रहा है, ठीक, डाटा का युद्ध है ना। तो कि डाटा इनक्रिप्ट करना, साइबर वार के, तुम्हारी साइबर वार के जरिए तुम्हारी जितनी भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर अटैक करना, जिससे वो डाउन हो जाए, क्योंकि सारे काम आज के टाइम पे कंप्यूटर पे हो रहे हैं। कंप्यूटर पे होने की वजह से वो एक बड़ा थ्रेट भी पोजेस करता है। तो इस टाइप के जो नए प्रॉब्लम्स राइज हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसलिए हमें और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ी किस चीज़ पे, मिलिट्री पे। तो ये बातों को लिखना, द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मिलिट्री हार्डवेयर and software has compelled India to invest in modernizing its armed forces. This includes acquiring advanced weapon system, developing indigenous defense technologies and investing in cyber security. तो इन सब बातों को हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने ये खत्म किया क्यों जरूरत पड़ी। अब उसके बाद हम ग्लोबल पीस वाले एस्पेक्ट पे चलते हैं, उसको उससे लिंक करने की कोशिश करें। तो हमने क्या लिखा, while a strong defense is essential for India's security, it also important to recognize that excessive military spending can contribute to regional arm races and excavate। तो इसमें हमने क्या बात लिखने की कोशिश की, इसमें लिखा हमने कि भैया ठीक है कि हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन बात ये है कि ज़्यादा डिफेंस स्पेंडिंग करोगे ना, तो जो आस पड़ोस के कंट्रीज हैं उनको भी ये इनसिक्योरिटी फील आने लगेगी। इनसिक्योरिटी फील होगी तो वो भी डिफेंस में एक्सपेंडिचर बढ़ाने लगेंगे, है ना। तो इससे ओवरऑल जो खर्चा है ना बेवजह की जगह पे जाएगा, और जो पीस के लिए फिर जो काम की चीज़ों का खर्च होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। तो फिर ये बात लिखते हुए हमने नेक्स्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। देयरफॉर इंडिया मस्ट स्ट्राइक डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द डिफेंस नीड्स एंड कमिटमेंट टू ग्लोबल पीस। तो हमने क्या बोला कि इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट फिर हमने लिखा दिस कैन बी अचीव्ड। हमने क्या अचीव करना, बैलेंस, इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस अचीव हो सकता है, थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स सच एज। फिर हमने वो मेजर्स बताया कि भाई किस तरीके से ग्लोबल पीस को अचीव कर सकते हैं, या फिर उन दोनों के बीच में कैसे एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन लिखा हमने कि भाई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए। डिप्लोमेटिक एफर्ट कैसे, इंडिया शुड एक्टिवली इंगेज इन डिप्लोमेटिक एफर्ट टू रिजॉल्व बायलैटरल डिस्प्यूट्स। फिर हमने बोला कि बायलैटरल जो भी इशूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें आपस में मिल बैठ के बात करनी चाहिए। फिर हमने बोला कि हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव भी चला रहे हैं जो अलग अलग कंट्रीज के साथ ना, कि बैठ के हम प्रॉस्पेरिटी की बात करें, जैसे सागर इनिशिएटिव, इंडियन ओशियन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इंगेज कर रहे हैं हम ना। फिर उसके बाद हमने बोला कि क्वाड ग्रुप की जो एक्सरसाइज होती है वो, कि भाई चाइना के जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व उसको रोकने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कि ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल समिट लाइक G20 वगैरह को हमने, उससे क्या है हमें ना ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन एज अ पावर के रूप में मिलती है, तो हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, है ना। तो हम मेजर रोल प्ले कर पाएंगे किस चीज़ में, कि भाई ग्लोबली जितनी भी इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में अपना रोल निभा पाएंगे, ठीक। ये कुछ एग्जांपल्स दिए। फिर हमने बोला कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब जैसे जिनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उनसे कैसे, मतलब कि हम एक दूसरे पे भरोसा बढ़ाने के लिए कुछ कुछ ऐसे काम किए जाने चाहिए। फिर हमने लिखा कि उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, जितनी भी रीजनल सेंटर्स हैं जैसे आसियान, सार्क, SCO, ब्रिक्स, अफ्रीकन यूनियन, जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें रेगुलरली हम इंगेज करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके यहाँ पे कुछ काम करना पसंद करेंगे, या वहाँ से कोई हमारे यहाँ पे काम होगा तो हमारा क्या, उनका भरोसा बढ़ने लगेगा। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि डिफेंस डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा देना चाहिए। डिफेंस डिप्लोमेसी में क्या है कि हम अपने जो आर्म फोर्सेस हैं, जैसे कि हम UN जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें बड़े लेवल पे सबसे बड़े पार्टिसिपेंट हम ही हैं। हम ही सबसे ज़्यादा वॉलंटरी रूप से क्या करते हैं, अपने सोल्जर्स को प्रोवाइड करते हैं। कॉन्गो हो, हैती हो, वहाँ पे हमारे जो फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम करके दिया है। तो फिर हमने डिफेंस डिप्लोमेसी की बात की कि जो वार वाले एरियाज हैं जहाँ पे शांति बनाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमारे फोर्सेस को डिप्लॉय करके हम जो काम करवा रहे हैं UN के अंडर, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने बोला इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है। अब देखो ये सॉफ्ट पावर क्या होता है, एक होती है हार्ड पावर, जो मिलिट्री पावर है ना वो हार्ड पावर हो गई, साथ साथ हमारी ना एक सॉफ्ट पावर है, जैसे कि हमारे कल्चरल रिलेशनशिप है किसके साथ, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। ईस्ट एशियन कंबोडिया वगैरह, वहाँ देखो भगवान राम की आज भी पूजा होती है। तो वो जितनी भी ये कल्चरल रिलेशनशिप होने की वजह से उनसे हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। अफ्रीका के लोग भी हमसे कनेक्ट करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमारे मतलब जो एंसेस्टर वगैरह हैं, तो उस टाइप से लिंकेज है। और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ देखो हमारे किस एंशियंट टाइम से हमारे ट्रेड हो रहे हैं। और जो हमारे क्या है कि जो ऊपर की कंट्रीज है जैसे चाइना है, जापान है और ये कोरिया है, इन देशों के साथ भी हमारे रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं कि भाई सिंपली जो हमारा धर्म है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का की है जड़ कहाँ पे, भारत में, तो वहाँ पे बड़े लेवल पे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो उस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि उनसे हमारे रिलेशनशिप एज अ सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। अब देखो इन कंट्रीज के लिए तो क्या हो गया कि रिलीजन पार्ट आ गया, कल्चरल आ गया। जो
वेस्टर्न कंट्रीज है उनके लिए क्या है, तो वहाँ पर बड़े लेवल पे इंडियन डायस्पोरा काम करता है। और इंडियन डायस्पोरा की खास बात क्या है कि वो सिर्फ काम नहीं करता है ना, वो एक्टिवली पॉलिटिकल चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहता है ना। तो वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनके साथ कोलैबोरेट करके हम बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं, एज अ सॉफ्ट पावर हम जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। तो ये बातें हमने बताई कि भाई ग्लोबल पीस को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद बात थी इसको कंक्लूड करने की, तो कंक्लूड करने के लिए क्या लिखा, नेशनल डिफेंस बजट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स ओवरऑल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। बिल्कुल होना चाहिए सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट नेशनल डिफेंस बजट। वाइल अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज इंटरेस्ट, it is equally important to pursue diplomatic solution and promote regional cooperation by striking a balance between defense and diplomacy. India can contribute more to global peace and security while safeguarding its own interest. तो सबसे पहले कि अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए हमें ग्लोबल पीस को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक कुछ फॉर्मेट हुआ किस तरीके से हम आंसर को लिख सकते थे, है ना। तो ये मैंने कंप्लीटली आपको बताया। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि अब से मैं जितने भी क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा इसी टाइप से पेपर पे किया करूंगा, और उसका PDF ना आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के शुरू में मैंने इस चीज़ को बता नहीं पाया, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप आराम से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो। लाइक कर लो यार, मोटिवेशन मिलेगा तो रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा मैं, नहीं तो फिर मोटिवेशन नहीं होता ना काम करने का, कि जब देखा नहीं जा रहा है उतना पसंद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं तो फिर उतना काम करके कोई मतलब खास बनता नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।